आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। यह तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य ने पहले बोलना शुरू किया, नहीं कि पहले लिखना। जब मनुष्य ने बोलना शुरू किया तो उस समय भाषा का कोई लिखित रूप नहीं था और अलग अलग वर्णों के चिन्ह बनाए गए मनुष्य के द्वारा, और उन चिन्हों को व्यवस्थित रूप में लिखा गया, जिसे वर्णमाला कहा जाता है। ये जो चिन्ह हैं अलग अलग ध्वनियों से संबंधित हैं। जैसे क ध्वनि से ये चिन्ह है ए का यह चिन्ह है, बै का ये चिन्ह है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना उसके वर्ण कहलाती है। जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि वह सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी आवाज होती है, उसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद, हम वर्ण के भेद का पता लगाएं कितने होते हैं। उससे पहले हमें हमारा जो स्वर यंत्र यानी कि मुख के अंदर हम कौन कौन से भागों का प्रयोग करके विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे मुख एवं गले की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा गला है, ये हमारा मुख है जहां से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये दांत हो गए। यहां पर स्वर यंत्र होता है जो कि ध्वनि उत्पन्न करता है, और ये हमारा कंठ यानी कि गला। यहां पर तालु, यहां पर मूर्धा और यहां पर दंत यानी कि हमारे दांत। जब ध्वनि स्वर यंत्र उत्पन्न करता है तो यहां से होकर और मुख से बाहर निकलती है, लेकिन उससे पहले यह मुख के अंदर अलग अलग भागों से टकराती हुई बाहर निकलती है। जिस भाग की सहायता से कोई ध्वनि बोली जाती है, वह भाग ध्वनि को प्रभावित करता है। जैसे कंठ यानी कि गला, यह ध्वनि को अलग तरह से प्रभावित करता है, उसको बदलता है, परिवर्तित करता है। कंठ की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें कंठ्य कहते हैं, कंठ्य। इसी प्रकार से तालु की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं। मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। दंत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को
दंत्य कहते हैं। अब जैसे हमने बोला क जो शब्द वर्ण बोलेंगे तो वह सीधा हमें पता चलता है कि यह कंठ से बोला जा रहा है, गले से बोला जा रहा है। च बोलेंगे, च वर्ण हम जहां से बोलते हैं वह स्थान है तालु, वह हमारे मुख का अंदरूनी भाग है तालु। ट जहां से हम बोलते हैं वह भाग है मूर्धा। त जहां से यानी कि हम अपने दांतों की सहायता से बोलते हैं त। आप तय बोलकर देखिए, हमारे दांतों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सभी भागों की सहायता से अलग अलग वर्ण बोले जाते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद है मात्राएं। मात्राएं 10 होती हैं कुल। मात्रा स्वर का जो रूप व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, यह ई की मात्रा होती है, ई की बड़ी ई की, जैसे जिसको बड़ी ई भी बोलते हैं, ई उसकी मात्रा ये होती है, उ की मात्रा ये होती है, उ की मात्रा ये होती है, री की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा ये होती है, ऐ की मात्रा ये होती है, ओ की मात्रा ये होती है, औ की मात्रा ये होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। टोटल स्वर 11 होते हैं और मात्राओं की संख्या 10 होती है। जैसे मात्रा का हम कैसे प्रयोग करते हैं? क जमा क। देखिए, अगर कोई भी मात्रा नहीं है किसी भी वर्ण में, किसी भी व्यंजन में, तो इसका उसके नीचे हलंत लगाते हैं। अगर हलंत लगा हुआ है इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कोई मात्रा नहीं। क जमा क। इसी प्रकार से क जमा आ का। देखिए, ये जो मात्रा है, ये मात्रा यहाँ पर प्रयोग की गई है का। इसी प्रकार से सभी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। की, कु, क्री, के, कै, को और को। मात्राओं का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। अब हमें ये देखना चाहिए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं ए,
ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। इसमें एक मात्रा किसमें का प्रयोग होता है? मूल स्वर में या ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है इसमें। इसके बाद है दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि बड़े स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। इसमें है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद तीसरा रूप कभी कभी पूछा जाता है, कौन सा होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी कि जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आपने कभी कभी ये देखा होगा, ये लिखा हुआ ओम, ये ओम इसमें प्लुत स्वर की श्रेणी में शामिल किया गया है। आजकल इसका प्रयोग व्याकरण के अंतर्गत इसका अध्ययन कम किया जाता है। इसके पश्चात हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख से रुकावट के साथ निकलती है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु या प्राणवायु रुकावट के साथ निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इनका अध्ययन करेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श यानी कि छूना, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को छूकर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये कंठे होते हैं। पहला जो वर्ग होता है वो कंठे होता है। जो वर्गीय व्यंजन है उनकी पहली पंक्ति कंठे होती है, जिसे क वर्ग भी कहा जाता है। कंठे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। इसके पश्चात तालव्य व्यंजन आते हैं। तालव्य और इन्हें च वर्ग भी कहा जाता है। तालव्य इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तालु की सहायता से बोले जाते हैं, और च वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये च से यह पंक्ति शुरू होती है। च, छ, च, छ, ये। इसके बाद है मूर्धन्य। यह पंक्ति मूर्धा की सहायता से बोली जाती है। इसे ट वर्ग भी कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण।
इसके बाद है दंते। ये दांत की सहायता से बोली जाती है ये पंक्ति, इसे तय वर्ग भी कहते हैं। त, थ, द, ध, न। इसके बाद है ओष्ठे। ओष्ठ की सहायता से यानी कि होठों की सहायता से बोले जाते हैं ये पंक्ति, इसे पय वर्ग भी कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। छोटी कक्षाओं में पढ़े हुए ये जो वर्णमाला है इसको शायद कुछ बच्चे भूल जाते हैं बड़े होकर, तो इसके लिए मैं एक आसान फार्मूला बता देता हूं आपको। एक शब्द याद करिए, कचोट तप। कचोट तप, कचोट यानी कि कचोटना, तप यानी कि तपस्या, कचोट तप। अगर इस शब्द को हम याद रख लेंगे तो हम पूरे सभी वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन आसानी से लिख सकते हैं। कै से कै वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और पै से पै वर्ग। ये पूरी पंक्ति फिर याद आ जाती है पहला वर्ण याद आते ही। इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे पहली पंक्ति में 5 वर्ण हैं और कुल पंक्तियों की संख्या 5 है। इस प्रकार से ये कुल 25 होते हैं और ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्योंकि ये इनका उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श करती है या छूती है, टच करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसका हमें पता होना चाहिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं च से लेकर छ तक, च, छ, ज, छ। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। च, छ, ज, छ। ये हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद है इस पंक्ति में 2 व्यंजन और आते हैं, ड़, ठ। ये 2 व्यंजन इन्हें गौण व्यंजन भी कहते हैं। गौण यानी कि जिनका प्रयोग कम किया जाता है, कम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। गौण शब्द है वो मुख्य शब्द का विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन व्यंजनों का प्रयोग कम किया जाता है, काफी कम शब्दों में किया जाता है। इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन, और इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। ताड़न जात, इनकी संख्या 2 होती है, अड़ और ढ। ये हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं ये, र, ल और व। अंतःस्थ व्यंजन में ये और व, ये तथा व, ये होते हैं अर्धस्वर। इनको अर्धस्वर यानी कि आधे स्वर कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर बहुत
थोड़ी मात्रा में स्पर्श करती हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। लुंठित व्यंजन, ये व्यंजन होते हैं। लुंठित व्यंजन, र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीवा वो पूरी तरह से मुड़ जाती है हमारे मुंह के अंदर। र, आप उच्चारण करके देखिए, र, इससे जीभ है वो मुड़ जाती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और इसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन लय को कहा जाता है क्योंकि पार्श्विक का अर्थ होता है पीछे। आपने सुना होगा पार्श्व गायक, पार्श्व गायिका, जैसे फिल्मों में गीत गाते हैं, वो पर्दे पर दिखाई नहीं देते, वो केवल गीत गाते हैं, अपनी आवाज देते हैं, उनको पार्श्व गायक कहा जाता है। पार्श्व का अर्थ होता है पीछे। इसी प्रकार से पार्श्विक व्यंजन होता है लय, क्योंकि लय का उच्चारण करते समय जो वायु है वो हमारी जीवा के पीछे से निकलती है। ला, आप पीछे इसका उच्चारण करके देखिए, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। और इनको याद करने का तरीका ये है कि लय लुंठित नहीं होता, रे पार्श्विक नहीं होता। देखिए लुंठित में लय आता है लेकिन ये लुंठित नहीं होता। रे में पार्श्विक में रे आता है, ये देखिए, ये रे पार्श्विक नहीं होता, लय लुंठित नहीं होता। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ये होते हैं 4: श, स, स, ह। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ऐसा लगता है कि मुख से गर्म हवा निकल रही हो, गर्म वायु निकल रही हो, ऐसा महसूस होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वायु घर्षण करते हुए निकल रही है, संघर्ष करते हुए निकल रही है वायु, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं: श, श, स और है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है: च, छ, ज और झ। इन दोनों में अंतर देखिए, ये श, श, स और है होते हैं, और ये च, छ, ज और झ होते हैं। इसके बाद ये जो श होता है, ये तालव्य श होता है, तालव्य श। ये तालु की सहायता से बोला जाता है। ये मूर्धन्य श होता है, ये मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, और ये दंत्य श होता है, ये दांत की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ये हमें याद रखना है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं हिंदी भाषा में: श, त्र, ग और श्र। क्ष में क प्लस स होता है प्लस अ, क प्लस स प्लस अ, क्ष। त्र में त प्लस र प्लस अ।
गे में ज प्लस ये प्लस जे। हालांकि ये जो जिसे हम गे बोलते हैं, जैसे विज्ञान, ज्ञान, असलियत में यह जे होता है, क्योंकि धीरे धीरे उच्चारण में कुछ हमने त्रुटियां करनी शुरू कर दी, जिसके कारण से इसे हमने इसको गे बोलना शुरू कर दिया और हमें इसकी आदत हो गई। अब हमें गे ही सही लगता है, लेकिन वास्तव में यह ज प्लस ये प्लस जे, इसका सही उच्चारण होगा जे। इसके बाद ये है श्र, इसमें श प्लस र प्लस श्र। अगर आपको कोई इनमें भी वर्गीकरण करने के लिए कहे या इनमें अंतर करने के लिए कहे तो क्ष, त्र, ग ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आएंगे, और श्र है, ये जो श्र है ये मिश्रित व्यंजन की श्रेणी में आएगा। मिश्रित व्यंजन। अगर आपसे कोई कहे कि मिश्रित व्यंजन कौन सा होता है, तो आप ये श्रा, ये श्रा, श्रीमती या श्रीमान वाला श्रा, ये मिश्रित व्यंजन होता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि इसमें भी श्र होता है, मिश्रित में भी श्र होता है, इसमें भी श्र होता है, ये इसको याद रखने का तरीका है। इसके बाद होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जिनका ना तो स्वर में योग है ना व्यंजन में, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये दो होते हैं, एक होता है अंग और एक अह। अंग को अनुस्वार भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग पंचमाक्षर की जगह किया जाता है। मैं बाद में आपको पंचमाक्षर या पंचम वर्ण के बारे में बताऊंगा। अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में एक बिंदु के रूप में इस प्रकार से किया जाता है, और इसका उच्चारण नासिका से होता है। इसके बाद है अह। अह को इस प्रकार से लिखते हैं, और इसका उच्चारण में है की आवाज आती है, जैसे प्रातः, पुनः। इसके बाद हम आगत वर्ण या गृहीत वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। आगत यानी कि आए हुए वे वर्ण जो अन्य भाषाओं से आए हैं। गृहीत वर्ण जिनको हमने ग्रहण किया है, जिन वर्णों को अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है, उन्हें गृहीत वर्ण भी कहते हैं। जैसे ओ, ज, फ। ओ जो वर्ण है, इसकी ध्वनि आ और ओ के मध्य की होती है। जैसे डॉक्टर, बॉल। इसी प्रकार से ज और फ, ये अरबी, फारसी व अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे सजा, फौरन। अब हम वर्णों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले निनाद या गूंज के आधार पर। निनाद या गूंज, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्ण निनाद उत्पन्न करते हैं, गूंज उत्पन्न करते हैं, कुछ गूंज उत्पन्न नहीं करते हैं। जो गूंज या निनाद उत्पन्न नहीं करते उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है, अघोष। और जो उत्पन्न करते हैं, जो गूंज उत्पन्न करते हैं, उन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष अ अर्थ नहीं, घोष गूंज, जिसमें गूंज नहीं है वह अघोष होते हैं। जिसमें स मतलब सात, घोष मतलब गूंज, जिसमें गूंज होती है वो सघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्णों में पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन और 3 ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, श। ये कुल 13 होते हैं। पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे क, च, ट, त, प, ये पहली पंक्ति, ख, छ, ठ, थ और फ ये दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति वर्गीय व्यंजनों की, ये अघोष वर्ण होते हैं। और श, श, श 3 ये होते हैं। कुल मिलाकर 13 अघोष व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजनों में क, ख, च, छ, ट, ठ, त और थ, प और फ। 10 तो ये होते हैं और 3 ये होते हैं, कुल 13 होते हैं। इनको याद करने का तरीका, एक फार्मूला बना सकते हैं। अघोष 1, 2 जमा 3 ऊष्म। इसको याद करने का फार्मूला हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अघोष 1, 2 जमा 3 ऊष्म। अघोष 1, 2 पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन और प्लस में 3 ऊष्म, पहले 3 ऊष्म श, 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 कुल 13 होते हैं। ये याद रख लेना कि कुल कितने होते हैं, तब हमें सही याद आ जाएंगे कौन कौन से होते हैं। इसके बाद है सघोष। सघोष वर्ण में तीसरा, बाकी बच गए वो सभी, बाकी जो भी वर्ण बचे हुए हैं जो अघोष नहीं है वो बाकी सभी सघोष हैं। तो बाकी कौन कौन से बचे हैं? तीसरा, चौथा और 5वां स्पर्श व्यंजन, प्लस में अंतस्थ व्यंजन, प्लस में है, प्लस में सभी स्वर। बस यही तो बचे हैं। बाकी तीसरा, चौथा और 5वां स्पर्श व्यंजन, जैसे क, ख के बाद आता है ग, ख, ग, च, छ के बाद च, छ, ये हम इनको इस प्रकार से भी पहचान कर सकते हैं। जैसे ये पंक्ति ग, ज, ड़, द और ब वाली, ये पंक्ति, ये पंक्ति, पीछे वाली 3 पंक्तियां
सघोष वर्ण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है ड, ठ, ण, उसके बाद है द, थ, न, इसके बाद है ब, भ, म। कुल ये 15 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गई, य, र, ल, व और है, और सभी स्वर ऐसे लेकर औ तक ये सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। वर्णों का अगला वर्गीकरण जो कि प्राणवायु के आधार पर किया जाता है। प्राणवायु या श्वास की मात्रा के आधार पर प्राणवायु यानी कि जो हम सांस लेते हैं और बोलते समय, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जितनी वायु की मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर इस वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 अल्प प्राण। अल्प मान होता है कम या थोड़ा, प्राण मान वायु, यानी कि कम वायु का प्रयोग जिनके उच्चारण में किया जाता है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां स्पर्श व्यंजन प्लस में अंतस्थ व्यंजन सभी, और साथ में सभी स्वर ये सम्मिलित हैं। पहला, तीसरा और 5वां। जैसे हमारी वर्णमाला है, इसमें आप देखिए पहली पंक्ति क, च, ट, त और प, तीसरी पंक्ति ग, ज, ड, द और प, और 5वीं पंक्ति म, य, अण, न और मैं, ये शामिल किए गए हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। और सभी स्वर ऐसे औ तक इसमें शामिल किए गए हैं। ये सभी अल्प प्राण हैं और इनकी संख्या 5 पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 3 तो 15 रही होगी, प्लस में 4 19, प्लस में 11 स्वर होते हैं, तो ये कुल 30 होते हैं अल्प प्राण। इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण का अर्थ होता है महा यानी कि महान, यानी कि बड़ा, जिसमें वायु की ज्यादा मात्रा का प्रयोग होता है बोलने में, वे महाप्राण होते हैं। महाप्राण में 2, 4 स्पर्श, दूसरा और चौथा स्पर्श व्यंजन प्लस ऊष्म। महाप्राण, दूसरा और चौथा स्पर्श और सभी ऊष्म व्यंजन इसमें शामिल हैं। जैसे वर्णमाला को देखिए आप, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध और भ, ये दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति और ऊष्म। जैसे ख, घ, छ, छ, ठ, ठ,
10 संख्या इनकी हो गई और 4 यह हुआ, कुल 14 महाप्राण वर्ण। इनको याद रखने का एक तरीका और है, आप इंग्लिश में लिखिए MAHAPRAN, महाप्राण। महाप्राण में H, इंग्लिश के H लेटर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से इन सभी वर्णों को आप इंग्लिश रूप में लिखिए, जैसे KH ख, CH छ, TH ठ, TH थ, PH ख। इसी प्रकार से GH ख, JH छ, DH ढ, DH ध, BH ह। इसी प्रकार से श, श, H, H, श, श, ह, H। अब देखिए सभी में H का प्रयोग किया गया है। महाप्राण में H है। इन सभी वर्णों को अंग्रेजी भाषा में अगर लिखने की कोशिश करें तो इसमें H का प्रयोग होता है, केवल स को छोड़कर। इस प्रकार से जिन वर्णों को अंग्रेजी में लिखने में H का प्रयोग होता है वे सभी महाप्राण होते हैं। इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। इसके बाद हम उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। हालांकि इस वीडियो में मैंने शुरू से ही उच्चारण स्थान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, किंतु यहाँ पर हम विशेष रूप से उच्चारण स्थान की ओर का अध्ययन करेंगे। हमारे मुख से कौन कौन से ऐसे भाग हैं मुख के जिनका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले है कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ, नंबर 6 कंठ तालु, नंबर 7 कंठ ओष्ठ, नंबर 8 दंत ओष्ठ, नंबर 9 वृत्त या दंत मूल अथवा दांत की जड़। दंत मूल का अर्थ होता है जड़। और इसके बाद है नासिका। हम मुख के इन भागों का वर्णों के उच्चारण में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले है कंठ। कंठ से हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं। क वर्ग यानी कि क, ख, ग, ख, ङ। इसके अलावा है, ए और आ। इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं। कुल 8 हैं ये कंठ के द्वारा जिनका हम उच्चारण करते हैं। इन्हें कंठे कहा जाता है। इसके बाद है तालु। तालु की सहायता से च वर्ग का उच्चारण किया जाता है, जिसमें च, छ, च, छ, य। इसके बाद है य, श, ई और ई। इन 9 वर्णों का उच्चारण होता है और इन्हें तालव्य भी कहते हैं। इसके बाद है मूर्धा।
मूर्धा से हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं। ट, ठ, ध, थ, ण। इसके अलावा हम मूर्धन्य स का उच्चारण करते हैं, री का उच्चारण करते हैं, ड़ और ढ का उच्चारण करते हैं। इनकी संख्या 9 है। इन्हें मूर्धन्य भी कहा जाता है। इसके बाद है दंत। दंत यानी कि हमारे दांत, इनकी सहायता से हम त वर्ग का उच्चारण करते हैं। त, थ, द, द, न। इसमें और कोई वर्ण शामिल नहीं है, केवल त वर्ग का ही उच्चारण दांतों की सहायता से किया जाता है। इन्हें दंते भी कहा जाता है। इसके बाद है ओष्ठ यानी कि हमारे होठ। होठों की सहायता से प वर्ग का उच्चारण किया जाता है। प, प, ब, भ, म और इसके अलावा उ, उ। इन 7 वर्णों का उच्चारण होठों की सहायता से किया जाता है और इन्हें ओष्ठे भी कहा जाता है। कंठ और तालु। कंठ तालु का हम दोनों भागों का प्रयोग एक साथ करते हैं। इनकी सहायता से ए और आई, ये 2 वर्ण हैं जिनका उच्चारण किया जाता है और इन्हें कंठ तालु के वर्ण भी कहा जाता है। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ की सहायता से हम ओ और औ इन 2 वर्णों का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं और इन्हें कंठ ओष्ठे भी कहा जाता है। इसके बाद है दंतोष्ठ। दंत ओष्ठ की दांत और होठों की सहायता से एक साथ हम व और ह का उच्चारण करते हैं। ये 2 वर्ण हैं, इन्हें दंतोष्ठे भी कहा जाता है। इसके बाद वर्त्स या दंतमूल। दंतमूल की सहायता से हम 4 वर्णों का उच्चारण करते हैं। स, र, ल, ज। नुक्ता वाला ज। ये 4 वर्ण हैं। इनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। स्रंज, स्रंज। सरल में आसान होता है, स्रंज। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। इन्हें व्रत से भी कहा जाता है। इनको वैसे वह के बाद रे बोला जाएगा, व्रत से, व्रत से। इसके पश्चात नासिका के द्वारा हम पंचमाक्षर का उच्चारण करते हैं। पंचमाक्षर या पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्या होते हैं? पंचम का अर्थ होता है 5वां वर्ण। पंचम वर्ण हमारी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों में 5वें पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 5वें वर्ण होते हैं। इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। व, य, ण, न और म। पंचम वर्ण अथवा पंचमाक्षर। व, य, ण, न, म। ये पंचमाक्षर है। इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। इन व्यंजनों में ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसे उंग कहते हैं। उंग। कुछ लोग इसका गलत उच्चारण कर लेते हैं।
जैसा कि आपने कुछ लोगों को क ग ग घ अड़य कहते हुए सुना होगा, जो कि एक गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण होगा उंगर। जैसे आप वर्णमाला में देखिए क ख ग घ उंगर। ng को इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ng को इस तरीके से लिखा जाएगा, अड़य को इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये अड़य बोला जाएगा, और ये अड़य क वर्ग की पंक्ति में यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो वर्ण आएगा उसमें यहाँ पर आगे बिंदु लगेगा। जैसे ये देखिए, ये क ख ग घ उंग ये है, तो क वर्ग में ये आएगा। और अड़य ये ट वर्ग की पंक्ति में शामिल किया गया है। जैसे कि आप देखिए ट ठ ड ढ अण, और उसके बाद अड़ ढ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके अच्छे भविष्य के लिए ये सहायक साबित होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत